सो वंस अगेन हेलो माय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। अभी जो हमारा सफ़र चल रहा है बच्चों वो बायोमोलिक्यूल्स का चल रहा है ना। और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स देख लिए हैं, एंजाइम्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जो बच्चे अभी मिस कर रहे हैं इसको, तो पिछला लेक्चर देख कर आइए। उसमें मैंने आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया है बच्चों, प्रोटीन्स के बारे में बताया है, एंजाइम्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स बताए थे, को फैक्टर्स बताए थे, और कुछ टेम्परेचर और पीएच का रिलेशन बताया था बच्चों। आज जो बच्चों हम बात करेंगे वो बच्चों बात रखिएगा याद कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों कि किस तरीके से मेरी एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होती है। एंजाइम की जो बच्चों एक्टिविटी इफेक्ट होती है वो तीन मेन फैक्टर्स पर इफेक्ट होती है। और इसमें पहला जब आप फैक्टर का बात करेंगे तो पहला फैक्टर बच्चों टेम्परेचर, दूसरा पीएच, और तीसरा होता है जब आप बात कीजिएगा ना, जब मैं अगर रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाऊं। रिएक्टेंट याद है बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट को बच्चों बोलते हैं सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि इफेक्ट देखना है हमको। तो बच्चों आज जो हमें देखना है कि सबस्ट्रेट की मात्रा अगर हम बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के साथ समझेंगे कि अगर मैं बोलूँ किसकी बात, पेप्सिन नाम का याद है एंजाइम पेप्सिन। तो बच्चों ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन ये कब अच्छा काम करेगा। हाँ, तो याद रखिएगा जब इसको इसके मुताबिक चीज मिलेगी। मतलब पेप्सिन बोलता है भैया मुझे दो प्रोटीन, मैं प्रोटीन का भूखा हूँ, और प्रोटीन जहां देखता हूं उसको डाइजेस्ट करता हूं, है ना। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन याद है, पेट में पी पी पी, है ना। तो अगर याद रखिएगा पेप्सिन बच्चों, पेप्सिन जो होता है ना, तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, अगर मैं प्रोटीन की मात्रा मतलब अपने सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाऊंगा तो मेरी रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखिएगा मैं इधर बता रहा हूं आपको सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन। अगर मैं एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाऊं तो वाई एक्सिस पर जो मेरी कौन है, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की मेरी एक्टिविटी। तो अगर मैं एंजाइम एक्टिविटी की बात करूंगा बच्चों तो क्या होता है। शुरुआत में देखिए क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और एक टाइम आएगा इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद ये अपनी स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों पहुंच जाता है। मतलब मेरी एंजाइम की जो मैक्सिमम क्षमता थी वो रीच हो चुकी है। उसके बाद आप अगर सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाइए, देखिए दोबारा, अगर मेरी सबस्ट्रेट की मात्रा इतनी थी, सबस्ट्रेट यहां था तो एक्टिविटी यहां थी, सबस्ट्रेट की मात्रा और बढ़ाई, एक्टिविटी भी बढ़ गई, और बढ़ाई, एक्टिविटी फिर बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आएगा सबस्ट्रेट की मात्रा मैक्सिमम, वो मात्रा जहां पर मेरी स्पीड मतलब एंजाइम की एक्टिविटी करने की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसको आप बोलते हैं वी मैक्स। ठीक है, वी मतलब यहाँ स्पीड से रिलेशन है कि कितना जल्दी, कितनी टॉप स्पीड ले सकता है मेरा एंजाइम। ओके, तो उसकी सबस्ट्रेट की कुछ मात्रा होती है, वो सब अलग अलग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सपोज कीजिए हम किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट की ना, एंजाइम की तो नहीं बढ़ा रहे। तो देखो सबस्ट्रेट सपोज कीजिए मेरे पास, या पहले मैं आपको एंजाइम बताता हूँ। सपोज कीजिए जो मेरे पास बच्चों एंजाइम्स हैं, वो बच्चों कितने एंजाइम्स हैं, 3, और एक एंजाइम 2 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, सपोज करो। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ एक सबस्ट्रेट है, बाइंड कर जाएगा एंजाइम से, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा भी आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी, और डबल हो जाएगी स्पीड। फिर एक और सबस्ट्रेट आया, मैंने अभी बताया आपको कि एक एंजाइम 2 सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है, सपोज एग्जांपल है, जरूरी नहीं है। तो अब देखो दूसरा एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो टोटल कितने सबस्ट्रेट, 4, 3 के लिए टोटल कितना सबस्ट्रेट,
6, मतलब मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी की हो सकती है, जहां मेरे 6 सबस्ट्रेट एक साथ रिएक्ट करेंगे। अब बताओ, अगर मैं सबस्ट्रेट की मात्रा 7वां नंबर लाऊं तो क्या रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, कुछ चेंज आएगा? क्यों नहीं चेंज आएगा? वाई? बिकॉज सर अभी आपने बताया हमने एंजाइम की मात्रा तो वही 3 रखी, सबस्ट्रेट की मात्रा हमने 6 करी, तो अब 7वां सबस्ट्रेट भाई कहाँ लगेगा? जब बैठने की मेरी बेंच पर जगह ही नहीं है तो वो कहाँ बैठेगा? नहीं बैठ सकता, सर पर थोड़ी ना बैठेगा। ऐसे यहाँ क्या होता है कि जब आप सबस्ट्रेट की मात्रा, बच्चों क्या सबस्ट्रेट की मात्रा आप बढ़ाइएगा तो एंजाइम अपनी पहले तो स्पीड बढ़ाएगा बढ़ाएगा, खुशी खुशी खुशी, और एक टाइम क्या आएगा कि सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाएंगे, एंजाइम कम रह जाएगा, तो भाई क्या होगा कि और कोई नया एंजाइम मॉलिक्यूल यहाँ नहीं है जो सबस्ट्रेट से बाइंड करके और स्पीड को बढ़ाए। इस वजह से हमारी स्पीड आती है वो एक कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ओके, अब यहाँ बच्चों एक चीज डिफाइन करी जाती है, वो है क्या? वो है के एम वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के एम वैल्यू? वो देख लीजिए, सबस्ट्रेट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ा रहा है बच्चों, स्पीड बढ़ रही है ना? तो सबस्ट्रेट की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है जहां स्पीड का कितना वैल्यू आता है, वी मैक्स का क्या आता है बच्चों? हाफ। क्या आता है? वी मैक्स का हाफ आता है। तो सबस्ट्रेट की वो मात्रा जहां वी मैक्स का हाफ आ जाए, इस सबस्ट्रेट की मात्रा को आप बोलते हैं के एम और माइकेलिस कांस्टेंट या माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। पूरा नाम दो साइंटिस्ट है उन लोगों के साथ है, माइकेलिस और उनके चाचा के लड़के मेंटन। मजाक करो। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट याद रखिएगा, सबस्ट्रेट की वो मात्रा जहां मैक्सिमम वैल्यू का, सबस्ट्रेट की वो मात्रा जहां मैक्सिमम वैल्यू का आधा वैल्यू रीच करेगा, उसको आप बच्चों क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं के एम वैल्यू। ओके, तो इसको आप बोलते हैं के एम वैल्यू, याद रखेंगे। ये के एम हो गया आपका। अब के एम क्यों डिफाइन किया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर मुझे दो एंजाइम अलग अलग दे रखे हैं और पता लगाना है किसकी एक्टिविटी, किसकी एफिशिएंसी, किसकी क्षमता ज्यादा है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन बढ़िया एंजाइम है, तो याद रखिएगा उसको किस बेसिस पर बताते हैं? के एम के बेसिस पर। के एम के बेसिस पर बच्चों हम दो एंजाइम E1 और E2, दो एंजाइम की एफिशिएंसी, कौन कितना बढ़िया है, कौन कितना अच्छा है एंजाइम, उसको हम के एम के हिसाब से निकालते हैं। और के एम क्या है? तो बच्चों याद रखना, के एम जो होता है ये इनवर्स रिलेशन है एफिनिटी का। एफिनिटी मतलब क्या होता है बच्चों? एफिनिटी मतलब होता है लगाव, एफिनिटी ऑफ किसकी? एंजाइम विथ सबस्ट्रेट। ठीक है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम विथ सबस्ट्रेट। अगर एफिनिटी ऑफ एंजाइम विथ सबस्ट्रेट, देखो के एम की बात हो रही है, तो जिसका के एम का वैल्यू छोटा होगा, जिसका के एम का वैल्यू छोटा होगा उसकी एफिनिटी, लगाव ज्यादा होगा। जब लगाव ज्यादा होगा तो जल्दी से एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट को कैच करेगा और जल्दी रिएक्शन कराएगा। दोबारा, के एम का वैल्यू छोटा तो लगाव, मोहब्बत ज्यादा है। जब मोहब्बत ज्यादा है, जहां देखेगा सबस्ट्रेट पकड़ लेगा, ला भैया में दे दो ये। ठीक है, तो ये चीज क्या है? ये बताएगी कि मेरा एंजाइम अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है। अगर वैल्यू के एम की वैल्यू लोअर है, एंजाइम अच्छा काम कर रहा है। और उल्टा समझो, अगर मेरा के एम का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो एफिनिटी कम है ना, है ना? एफिनिटी कम हो गई तो वहां मेरा एंजाइम क्या हो जाएगा? अच्छे से काम नहीं करने वाला है, थोड़ा लेस क्या है, एफिशिएंट है। तो केम का वैल्यू जिसका छोटा होता है वो बढ़िया एंजाइम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ये याद रहेगा। ये मेरा बच्चों क्या था? सबस्ट्रेट की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो कैसे कैसे ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होती है। अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अब वो देखिए क्या है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो है बच्चों कि एंजाइम क्या है बच्चों? कि जो एंजाइम होता है ये करता क्या है भैया? ये करता क्या है? इतना तेज स्पीड अप कैसे कर देता है मेरे प्रोसेसेस को? एंजाइम कैसे स्पीड अप करते हैं बच्चों, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब होता क्या है, हाउ एंजाइम स्पीड अप
केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन, कि बायोकेमिकल रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करता है मेरा एंजाइम, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारी बॉडी में ना कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ब्लड में जब ये पानी के साथ बच्चों रिएक्ट करती है तो ये बनाती है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अगर एंजाइम ना हो तो याद रखना 3 से 4 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं पर सेकंड। अगर एंजाइम नहीं होगा तो 3 से 4 मॉलिक्यूल पर सेकंड बनते हैं या 200 मॉलिक्यूल पर आवर। 3 से 4 मॉलिक्यूल पर सेकंड बनते हैं जब एंजाइम नहीं होता है, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन बच्चों जैसे ही आप क्या करें, इन प्रेजेंस दिखाएं, एंजाइम की अगर प्रेजेंस हो गई और उस एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, व्हाट बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम होता है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपने डाल दिया, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस है तो क्या होगा, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा वो देखिए कितना हो जाएगा। तो आप देखिएगा जैसे 3 से 4 मॉलिक्यूल बन रहे थे ना बच्चों अभी, अब क्या होगा, अब बनेंगे करीब 6 लाख मॉलिक्यूल्स। सोच रहे हो, स्पीड देख रहे हो, कोई रिएक्शन कोई कंपैरिजन है, 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से भैया ये इतनी तेज स्पीड कैसे कर दी। तो जाहिर सी बात है कि एंजाइम जब नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम होती होगी जिसकी वजह से बड़ा स्लो प्रोसेस होता है ना, कोई बाधा है, कोई परेशानी है, वो परेशानी को ही तो दूर करता होगा ये एंजाइम। वो परेशानी का क्या नाम है बच्चों, उस परेशानी को पढ़ लेते हैं। उस परेशानी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे उसको भी। सपोज करो मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी यहां डिफाइन कर रहा हूं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको EA, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये परेशानी है और एंजाइम इस परेशानी को ही क्या करता है बच्चों, घटाता है, कम करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नील कर देता है। देखो है क्या एक्टिवेशन एनर्जी, इसको आपको एक ग्राफ से समझना पड़ेगा। ये हमारी एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है। देखो आप आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो या आप जो कॉमन रिएक्शंस देखते हैं, जो आप कॉमन रिएक्शंस देखते हैं, जैसे आजकल सर्दी हो रही है तो आप लोग देखते होंगे कि जब हम कोयला जलाते हैं अंगीठी में, ठीक है, वो अंगीठी जानते हैं आप लोग, जिसमें कोयला डाला जाता है ना, और फिर उसको उसमें आग लगाई जाती है ताकि उससे क्या हो सके बच्चों, उससे हीट निकल सके, है ना। तो अब देखा तुमने कि कोयले से अगर मुझे हीट चाहिए, हीट एक एनर्जी का नाम होता है, और कोयले के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी होती है। और जब हम उसमें आग लगाएंगे तो एक्स्ट्रा हीट दी ना तुमने पहले, तभी तो उसने हीट दी। जब तुम फायर दोगे तभी तो वो तुम्हें हीट देगा। तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी निकालने के लिए तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी नहीं थी बाहर से, वो फायर लगाकर। अब वो जो फायर वाला काम है ना, जो माचिस की तीली ने किया, वो काम, वो जो नाम है वो क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। कोयले के अंदर एनर्जी है, मतलब कोयला क्या है, रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, उसके अंदर एनर्जी है। मैं जो ये ग्राफ दिखा रहा हूं वाई एक्सिस पे, यहां हम दिखाते हैं एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर रखी हुई एनर्जी है, उसकी क्षमता है वो, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट होता है बच्चों, जो सबस्ट्रेट होता है, उसके पास कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ये मैंने लेवल यहां दिखा दिया इसका, ये मेरा रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट, ठीक है। अब बताओ कोयले में ज्यादा एनर्जी होगी या कोयले को जलाने के बाद जो राख होती है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी? कोई पूछने की भी बात नहीं है कि सर राख में तो बिल्कुल ही एनर्जी नहीं होती, वरना अगर राख में एनर्जी होती तो फिर जलाते उसको, है ना। तो जो राख है वो मेरा प्रोडक्ट है ना, तो उसकी एनर्जी देखो मैं दिखा रहा हूं, उसकी एनर्जी यहां दिखा रहा हूं मैं, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट है जो जलाने के बाद बना। लेकिन क्या रिएक्टेंट कोयले से सीधा राख निकल जाता है ऐसे रखे रखे? नहीं ना, उसमें आगी लगानी पड़ती है, फायर देनी पड़ती है ना। तो उसको फायर ऑन फायर करना पड़ता है उसको, है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है बच्चों, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने दी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहा जाता है, यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा है ना, देखो ये एनर्जी देखो रिएक्टेंट की यहाँ है नहीं है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है ना। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ गई। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी बच्चों आपने,
इस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो फालतू चीज है ना, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है फालतू से ही, है ना। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जब देंगे आप किसी भी अपने रिएक्टेंट सबस्ट्रेट को, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। याद रखना ये भी चीज, तो डायरेक्ट नहीं होता है, उसको क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी नाम होता है उसका। और जब मेरा रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी ले लेता है तो एक स्टेट में पहुंचता है, उसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। अनस्टेबल होता है ये। क्या है मतलब ट्रांजिशन स्टेट का बच्चों? तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है मालूम है? तो ट्रांजिशन स्टेट बच्चों उस स्टेट को बोला जाता है जो कि क्या है, ना कोयला बचा है ना वो राख है, अभी तो वो जलता हुआ कोयला है, ना वो कोयला ही बचा ना वो राख है, तो बीच का पार्ट है ना, तो उसको आप बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। वो हीट निकालता जाएगा और एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और हीट देता रहेगा हमें, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो कब आती है? जब हम अपने रिएक्टेंट सबस्ट्रेट को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। तो देखो ना, ये फालतू चीज हुई, है ना। आप यहाँ खड़े और मैं बोलूं आपको यहाँ आना है, तो एक तो ये रास्ते चढ़कर जाइए, और दूसरा रास्ता बच्चों एंजाइम बना कर देता है। वो देखो एंजाइम क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी की हालत खराब करता है कि अभी रुको तो मैं बताता हूं मैं अभी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को बच्चों, ये ग्रीन वाला मार्कर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नई एक्टिवेशन एनर्जी है, कि मतलब इस पहाड़ की चोटी को छोटा कर दिया। तो जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी उसको घटाकर नॉर्मल लाना, मतलब पहले जो पहाड़ था, जो पहाड़ चढ़ के दूसरी तरफ जाना था, पहाड़ चढ़ के दूसरी तरफ जाना था बच्चों, अब क्या कर दिया, सुरंग बना दी छोटी सी। अब यहां से डायरेक्ट जल्दी चले जाएंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी नहीं, इतनी फास्ट हो जाती है कि 3 से 4 मॉलिक्यूल की जगह अब क्या हो जाएगा, 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं। याद रखिएगा, तो एंजाइम का ये काम है। तो एंजाइम बच्चों क्या करता है अल्फाज सर? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, ठीक है। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को जब लो करेगा तभी हमारा रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें रिएक्टेंट को देनी पड़ती है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी को आप बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम का क्या काम है, वो क्या करता है, खर्च। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, खर्च है ना फालतू। एंजाइम क्या करता है, वो खर्च को बचाता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, ठीक है। तो लो करने के लिए कौन होता है एंजाइम। तभी हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, फास्ट। ओके, आई होप ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना काफिला आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का, वो क्या है, वो हमारा है, हमने एंजाइम्स की बात कर ली, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर ली। अब जो हम बात करेंगे वो बच्चों क्या है, वो है हमारा कि एंजाइम जब हमारा काम करता है, अच्छे से काम कर रहा था। अब कोई भी फिल्म बगैर विलन के थोड़ी ना खत्म होती है, यहाँ भी विलन है। मालूम उस विलन का क्या नाम है? उस विलन का नाम है बच्चों इनहिबिटर। एंजाइम का इनहिबिटर। क्या? एंजाइम का इनहिबिटर। और इनहिबिटर से पहले बच्चों मैं आपको एक थ्योरीज पढ़ाता हूं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ किस तरीके से क्या करता है, कंबाइन होता है या बाइंड करता है, और कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके लिए आपको थ्योरीज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पता होनी चाहिए कि एंजाइम कैसे काम करता है, इसकी कुछ थ्योरीज हैं। इसमें सबसे कॉमन, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी अपने जमाने की, वो दी थी एमिल फिशर ने, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ऐसे होता होगा, गलत प्रूफ नहीं हुआ, हाइपोथेसिस है, ठीक है बच्चों। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है ये दी थी एमिल फिशर ने। किसने? एमिल फिशर ने। अब देखो इसे क्या है, देखो आपको मालूम है लॉक एंड की मतलब क्या होगा, यहां सूरज चांद नहीं ना, ताला चाबी। तो क्या है, जैसे आपने पिछली बार देखा था, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, ओह सॉरी, तो क्या हुआ था कि जो एंजाइम है, एंजाइम में आपने 2 पार्ट्स देखे थे। मैंने जेरी का चीज बना दिया, जो टॉम से वो लेकर भागता है हर बार,
तो ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये एक्टिव साइट होता है, और ये बच्चों होता है एलोस्टेरिक। इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको, एक्टिव और एलोस्टेरिक। अब देखो, ये मेरे पास कुछ सबस्ट्रेट है, जैसे एक ये सबस्ट्रेट है इस शेप का, और एक ये सबस्ट्रेट है ए और बी। अब मैं आपसे पूछूं एक्टिव साइट पे कौन लगेगा, तो कोई शायद ही कोई वो होगा बंदा बेवकूफ या फिर खतरों का खिलाड़ी जो बोलेगा सर बी होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे इस चाबी को लगाना है तो वो कौन से ताले में लगेगी, ए वाले ताले में लगेगी ना। क्यों सर, बिकॉज इसका शेप इससे मैच कर रहा है। क्या हर ताले की, जो हर ताला होता है वो किसी भी चाबी से खुल जाता है, जो ताला होता है किसी भी चाबी से खुल जाता है, नहीं ना, उसकी स्पेसिफिक चाबी होती है ना। इसी वजह से याद रखिएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए प्रोटीन को पेप्सिन ही क्यों डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को लाइपेज नाम का एंजाइम क्यों डाइजेस्ट नहीं करता है। तो सर प्रोटीन की चाबी पेप्सिन है, लाइपेज नहीं है। क्या मतलब है कि प्रोटीन को, जो मेरा प्रोटीन है सबस्ट्रेट, इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम फिट होगा उसका शेप किसका शेप होगा, पेप्सिन का, ताला चाबी। तो देखो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ए, ये तो इसमें फिट हो रहा है ना। तो अगर मुझे ए नाम का सबस्ट्रेट, ये मेरा सबस्ट्रेट है, अगर मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है तो यही तो एंजाइम लगेगा। क्यों, बिकॉज अगर ये मेरा की है तो ये उसका लॉक है ना, ये तो नहीं जुड़ सकता उससे, है ना, अलग ही चाबी दिख रही है वो। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये कहता है कि जैसे हर ताले का एक स्पेसिफिक चाबी होता है, घर में आपके कोई भी ताला हो, वो ताले का एक पर्टिकुलर चाबी होगा। अब वो ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता और वो चाबी हर ताले में नहीं लग सकती। तो लॉक एंड की बताता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट वैसे ही रिएक्ट करते हैं बच्चों, जैसे कि एक ताला और एक चाबी रिएक्ट होता है, एक ताला एक चाबी। तो किसके जैसा, की और लॉक, कि हर ताले की हर चाबी नहीं हो सकती, स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है। जैसे पेप्सिन नाम का ताला, सॉरी प्रोटीन नाम का ताला पेप्सिन नाम की ही चाबी से खुल सकता है। ये वाली चाबी लगाइएगा तो ये क्या कर देगा, इसको क्या लगेगा, फिट होगा, क्या खुलेगा ताला, नहीं ना, तो हमारी रिएक्शन नहीं हो सकती। ओके, तो की पेप्सिन है और लॉक हमारा प्रोटीन है। लाइपेज क्यों नहीं खोल सकता सर, वो गलत की है, वो नहीं लगेगी इसमें। ओके, तो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस था। अब इसमें होता क्या है कि जब मेरा ई फॉर एंजाइम एस फॉर सबस्ट्रेट के साथ, ये मेरा ई फॉर एंजाइम है, ये एस फॉर सबस्ट्रेट है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है बच्चों तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आता है क्या, कन्फर्मेशनल चेंज। ये अल्फाज याद रखिएगा, कन्फर्मेशनल चेंज। अब कन्फर्मेशनल चेंज में बच्चों दो चीजें होती हैं कि जो पुराने बॉन्ड मेरे सबस्ट्रेट में थे वो टूटेंगे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो कन्फर्मेशनल चेंज में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, नए बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो जो कन्फर्मेशनल चेंज आता है बच्चों, इस कन्फर्मेशनल चेंज के आने की वजह से मेरा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। किसमें बच्चों, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, याद रखिएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। और फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, एंजाइम अलग हो जाता है। ठीक है, एंजाइम दोबारा यूज हो जाएगा। तो एंजाइम कभी भी क्या नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ वो सरफेस देता है, दोबारा यूज होता है एंजाइम। ओके, याद रखिएगा। ऐसे ही लॉक एंड की के अलावा एक कॉशलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, KOSH, कॉशलैंड। कॉशलैंड ने जो एक हाइपोथेसिस दिया था उसका नाम था इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, लॉक एंड की
का ही मॉडिफाइड वर्जन है। देखो कैसे, एंजाइम में आपको पढ़ा है कि एक्टिव साइट होती है, इन्होंने बस एक्टिव साइट को अच्छे से और डिस्क्राइब कर दिया था, तो मॉडिफाइड वर्जन है उसी लॉक एंड की का। तो एक्टिव साइट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बच्चों बटरेसिंग ग्रुप, और एक होता है बच्चों क्या, एक होता है कैटालाइटिक ग्रुप। बटरेसिंग ग्रुप और दूसरा कौन बच्चों, कैटालाइटिक ग्रुप। तो बटरेसिंग और कैटालाइटिक ग्रुप जो होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। बटरेसिंग ग्रुप क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ कर रखता है, चिपका कर रखता है, मक्खन लगा कर रखता है। किसे, कि एंजाइम सबस्ट्रेट को बोलता है अरे भाई आइए आइए, अपना ही घर समझिए, ठीक है। तो होल्ड करके रखने वाला किसको, सबस्ट्रेट को, एंजाइम से, बटरेसिंग ग्रुप। और कैटालाइटिक ग्रुप बच्चों कौन होता है, जो कन्फर्मेशनल, सी से कैटालाइटिक, सी से जो कन्फर्मेशनल चेंज आना है वो कैटालाइटिक ग्रुप कराता है। ओके, वो कौन कराता है बच्चों, कैटालाइटिक ग्रुप कराता है, ये अल्फाज याद रखिएगा। ओके, स्टॉप करके लिख भी लिया करें। वैसे मैं आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में नोट्स भी दूंगा, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। अब बच्चों वही कि अब फिल्म एंड की तरफ है, तो अब विलन की बारी। विलन अपने जलवे दिखाने वाला है। उस विलन का नाम एंजाइम इनहिबिटर, डुप्लीकेट चाबी, एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिट से नाम से पता लग रहा है रोकने वाला, है ना। वो रोकता है हीरो को हीरोइन से मिलने में, रोकने की कोशिश करता है। वो विलन है पुराने जमाने की, जैसे फिल्मों में होता था। तो इनहिबिटर क्या करता है, स्टॉप्स और स्लो डाउन एंजाइम एक्टिविटी। बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ एलोस्टेरिक पे जाके बाइंड करते हैं, एंजाइम का शेप ही चेंज कर देते हैं। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एक इनहिबिटर की बच्चों, उसका नाम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्पिटिशन करता है इनहिबिट करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बच्चों ये वो इनहिबिटर होता है, याद रखिएगा, जो सबस्ट्रेट से मैच करता है दिखने में, मतलब डुप्लीकेट चाबी, सबस्ट्रेट, ठीक है, चाबी, और मैच करता है डुप्लीकेट चाबी। क्या मतलब, देखो ये मेरा एंजाइम है, ये उसमें दो पार्ट्स, ये मुझे लग रहा है आपको पता होगा ये एक्टिव साइट होती है। अब देखो ये है मेरा, ये है आम जिंदगी, ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये है मेंटोस, ये है कौन सी जिंदगी, ये हमारा है इनहिबिटर। क्या है ये, इनहिबिटर। जब सबस्ट्रेट इनहिबिटर का जुड़वा भाई निकले, जब सबस्ट्रेट इनहिबिटर का जुड़वा भाई निकलेगा तो क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, जब सबस्ट्रेट इनहिबिटर का भाई निकले मतलब हूबहू मैच करे, तो आपस में इस प्रॉपर्टी के लिए, एंजाइम नाम की प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो जाएगा कि भाई मैं लूंगा। तो कभी कभार क्या होता है, सबस्ट्रेट हार जाएगा, इनहिबिटर कंबाइन कर जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन या स्टॉप हो जाएगी। तो इसको आप बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। एंजाइम का नाम दे रखा है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये जो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस है बच्चों, इसका सबस्ट्रेट होता है सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड, ठीक है। इनहिबिटर कौन होता है बच्चों इसका, गद्दार। वो कौन होता है, वो पापी कौन है, वो कौन है जो रोकता है इन दोनों को मिलने से, उसका नाम है मेलोनेट या मेलोनिक एसिड, ठीक है। मेलोनी याद है मोदी जी, मेलोनिक एसिड, यहां मेलोनिक एसिड, ठीक है। सक्सीनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ये आपस में क्या करते हैं, इनहिबिटर है कौन, मेलोनिक एसिड इनहिबिटर है सक्सीनिक एसिड का, और जाके लग जाता है ये दुश्मन की तरह और स्टॉप या स्लो डाउन कर देता है मेरी एंजाइम की एक्टिविटी। ये गलत चीज है ना, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है,
इसमें साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कहीं ना कहीं पेस्ट कंट्रोल या जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जब बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है हम बीमार हो जाते हैं। बैक्टीरिया नॉर्मली सबकी बॉडी में होते हैं। बुखार जो आता है या पेट दर्द करता है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस होती है, जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है। अब बैक्टीरिया का नंबर कब बढ़ेगा? जब वो ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो डिवाइड करने में देखो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और किस तरीके से वहां कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज करके डॉक्टर लोग या साइंटिस्ट लोगों ने उसको क्या किया, कंट्रोल किया। देखो क्या होता है, सुनेंगे कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया जब उनकी मात्रा बढ़ती है, तो बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन होता है बच्चों, यहां दिखाते हैं हम। बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। कौन? फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड बच्चों तब बनता है जब पाबा, ये पाबा कौन है भाई? बाबा के चाचा के लड़के पाबा। पाबा का मतलब होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा। जब पाबा एक एंजाइम होता है डीएचपी, डाई हाइड्रोक्सी टेरोएट, डाई हाइड्रोक्सी टेरोएट, डाई हाइड्रोक्सी टेरोएट, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तब जाके फॉलिक एसिड तैयार होता है और मेरा बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब क्या होना है, अब क्या होना है, तो याद रखिएगा साइंटिस्ट लोगों ने ड्रग्स बनाई, दवा बनाई, सल्फर ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब गलत ना समझना, सल्फर ड्रग्स, ठीक है, मतलब ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवा जिसमें सल्फर होता है। सल्फर ड्रग जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, किसका? पाबा का, ठीक है। मतलब डीएचपी, अगर ये मेरा एंजाइम है, डीएचपी अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है तो ये मेरा पाबा है, PABA, और ये मेरा सल्फर ड्रग है, सल्फर ड्रग। तो पाबा और सल्फर ड्रग, देखो पाबा मैच कर रहा है ना, सल्फर ड्रग और पाबा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करेंगे। और सल्फर ड्रग जब जाके किससे लग जाएगा? डीएचपी से। तो जब सल्फर ड्रग डीएचपी से जाके कंबाइन करेगा तो नो फॉलिक एसिड। और अभी आपको बच्चों बताया, जब तक फॉलिक एसिड नहीं होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। नो फॉलिक एसिड नो बैक्टीरियल ग्रोथ। जब बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा हमारी बॉडी में, जो बैक्टीरिया बॉडी में था वो मर चुका, लाइफ होगी ना उसकी भी, मर जाएगा। और हमारी बॉडी रिकवर करेगी, हम बुखार से, हम वीकनेस से दोबारा से क्या हो जाएंगे बच्चों? तंदुरुस्त और चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इनहिबिशन या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिशन कुछ नहीं, इनहिबिशन प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाता है या स्लो डाउन किया जाता है। अब हम लास्ट टॉपिक उठाते हैं बच्चों, और वो क्या है हमारा? वो है हमारा क्या है बच्चों? और वो है टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो बच्चों लास्ट एंजाइम खत्म हो गया यहाँ। एंजाइम का क्लासिफिकेशन, जब आप एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, पहली चीज इसको दिया था किसने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जैसे आप IUPAC नेम्स पढ़ते हैं, ऐसे ही क्लासिफिकेशन कराने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। जैसे वहां IUPAC होता है केमिस्ट्री में, यहां कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने हमारे एंजाइम्स के 6 क्लास बनाए हैं, क्लासेस ही पढ़ने हैं आपको, एंड 4 से 13 सब क्लासेस हैं, लेकिन आपको सिर्फ 6 क्लासेस के बारे में पढ़ना है। इसमें बच्चों जो सबसे पहला क्लास आएगा उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। आसान है। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या है पहले ही देख लो। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन। जो ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन को कैटेलाइज करे
उनकी स्पीड अप करे, उनको रिएक्शन को स्पीड अप करे, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करे, वो कौन होता है? ऑक्सीडो रिडक्टेस नाम के क्लास का एंजाइम है। एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी की जब हम बात करते हैं तो एक एल्डिहाइड नाम का कंपाउंड जो होता है बॉडी में, ठीक है, जब इस एल्डिहाइड को आप NADH के साथ रिएक्ट कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड को NADH के साथ रिएक्ट कराते हैं एक एंजाइम की प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम का। ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस होता है बच्चों, ये क्या करता है? ये हमारा इस क्लास का एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन भी कराएगा, रिडक्शन भी कराएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। तो क्या होता है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इसे तो यहां पर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और H है ना ये, तो यहां पर ये जो हो जाएगा एक तरीके से, यहां H दिखाई दिया जाएगा, यहां H और यहां OH, और आगे NAD। समझो क्या हुआ? ध्यान से अगर तुम देखो, NADH में से H हट गया, तो NADH में से H हट गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हैं? क्या आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाँ, और यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था इस कार्बन पर। अब यहां देखो, इस कार्बन पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, लेकिन दो नए नन्हे मुन्ने मेहमान आ गए हाइड्रोजन नाम के, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों क्या कहलाता है? रिडक्शन। और इस कारनामे को अंजाम देने वाला कौन सा एंजाइम? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सीडो रिडक्टेस नाम की क्लास को बिलोंग करेगा। ओके, नंबर 2 देखिए, ये है आपका हाइड्रोलेस। पानी पिलाकर तोड़ते हैं भैया ये लोग, पिटाई करेंगे पानी पिलाकर। मतलब ऐसी रिएक्शंस बच्चों, वो रिएक्शंस जहां पर क्या होने वाला है? ब्रेकडाउन तो होगा, ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन वाटर के इन्वॉल्वमेंट से। पानी यूज करेंगे और पानी की मदद से हम क्या करेंगे? सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे। और वो कौन सा एंजाइम होता है? किस क्लास का? हाइड्रोलेस। आसान है, हमारी बॉडी में ज्यादातर यही एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे फैट ले लीजिए आप, जो चर्बी फैट होता है, ऑयल जो हमने खाना खाया, फैट को अगर हम वाटर की प्रेजेंस में, फैट को तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेस। तो लाइपेस क्या करता है? फैट को पानी की मदद से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है पानी की मदद से। पानी के लिए हाइड्रो और एस मतलब तोड़ने वाला। लाइपेस किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? हाइड्रोलेस नाम के, ठीक है, कैटेगरी को, हाइड्रोलेस नाम की क्लास को बिलोंग करता है। ऐसे ही एक आता है लाइएस। कौन? लाइएस। तो ये बच्चों, ये जो लाइएस नाम का एंजाइम है, ये लाइएस क्या करता है? तो लाइएस याद रखिएगा, ये भी तोड़ता है अपने भाई के जैसा, लेकिन ये बगैर पानी पिलाए मारता है। वो थोड़ा रहम भी कर रहा था, लेकिन ये भाई साहब तो बगैर पानी पिलाए मारते हैं। ठीक है, तो लाइएस कौन होता है? लाइएस क्या करता है बच्चों? ब्रेक डाउन कराता है विदाउट वाटर। ठीक है, तो लाइएस क्या करेगा? ब्रेक डाउन विदाउट वाटर। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे, जैसे ये मेरा इथेनोइक एसिड है, और इथेनोइक एसिड को एक कंपाउंड होता है, एक रिएक्शन में एक एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है? इससे CO2 को रिलीज करा देता है, CO2 रिलीज हो जाता है, और CH3 और उसमें एक H CH4। मतलब क्या होगा? CO2 अलग, देखो तोड़ दिया ना दो हिस्सों में, लेकिन बगैर पानी पिलाए, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? लाइएस। फिर एक होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जोड़ने वाले, मोहब्बत पैदा कराने वाले। उनमें अगर आप बात करेंगे तो आता है लाइगेस।
लाइगेज आगे हम डीएनए वाली बायोटेक वाली चैप्टर में पढ़ेंगे 12th में। लाइगेज का काम, लाइगेज जोड़ने वाला, मतलब वो क्लास ऑफ कंपाउंड जो क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को आपस में जोड़ेगा, दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट को आपस में जोड़कर रिएक्शन कराएगा। देखो जैसे कि आपको पता होगा एटीपी कब बनता है, जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो बनता है क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एंजाइम कौन सा यूज होता है बच्चों, एटीपी सिंथेस। तो ये जो बच्चों एटीपी सिंथेस नाम का एंजाइम होगा, ये किस क्लास को बिलोंग करेगा, लाइगेज नाम के क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, लाइगेज, लाइगेज जोड़ने वाला हो गया, ये दो तोड़ने वाले हो गए, ये ऑक्सीडो रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कराने वाला हो गया, ये जोड़ने वाला हो गया। इसके बाद आता है ट्रांसफरेज, जो क्या करते हैं कुछ ना कुछ ग्रुप ट्रांसफर कराते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम जो कैटेलाइज करेंगे उन रिएक्शन को जहां कोई ना कोई ग्रुप ट्रांसफर कराना होता है। ठीक है, तो यहां क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कोई ना कोई ग्रुप ट्रांसफर होता है बच्चों। क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर होता है। जैसे एक एंजाइम होता है ट्रांस एमिनेस, और बच्चों मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं कि जो ट्रांस एमिनेस नाम का एंजाइम है, ये कौन से अमाइनो एसिड से क्या कराता है, ट्रांसफर कराता है ग्रुप को, और पता है क्या बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये आपको मुझे बताना है अगली क्लास में, ये आपको भी मुझे बताना है। अगर आप यही खोज कर लेकर आए, ढूंढ कर लाएं, तो आप हमें ये कमेंट्स में बताइएगा। तो ये आपका एक वर्क रहेगा, ये आपको ढूंढ कर लाना है, होमवर्क रहेगा कि ये ट्रांसफरेज में ये मैंने एंजाइम लिखा है ट्रांस एमिनेज, ये रिएक्टेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये रिएक्शन, ये पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है बच्चों, एक होमवर्क भी बनता है ना। ठीक है, वैसे मैं अगली क्लास में ये सबसे पहले यही बता दूंगा आपको। लास्ट बच्चों जो है एंजाइम का, जो हमें क्लास खत्म करना है, वो है आइसोमरेज। कौन बच्चों, आइसोमरेज। ऐसी रिएक्शंस जिसमें आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें आइसोमर का फॉर्मेशन हो, उन रिएक्शन को कैटेलाइज कराने वाला आइसोमरेज होता है। कौन होता है बच्चों, आइसोमरेज। जैसे एग्जांपल में क्या ले लेंगे हम, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज याद रखिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आप देखें C6H12O6, फ्रक्टोज का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे C6H12O6, दोनों का बच्चों फॉर्मूला सेम। ठीक है, ये दोनों कौन है, एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। ठीक है, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो आइसोमर का फॉर्मेशन ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लगा दिया बस। ऐसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला कौन सी क्लास में एंजाइम आता है, आइसोमरेज। तो याद रखिएगा, इसको आप बोलते हैं, इस एंजाइम का नाम भी क्या आ जाता है, आइसोमरेज। नाम भी एंजाइम का क्या है, जो क्लास का नाम है, आइसोमरेज। तो यहाँ बच्चों आपके क्लासेस और आपके एंजाइम की एक्टिविटी, इनहिबिशन, ये सारा कुछ कंप्लीट होता है। आपका एंजाइम टॉपिक आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया दोबारा आप एक बार लेक्चर देखिए, और जो कुछ आपका डाउट होता है आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई लेक्चर के साथ, जिसमें आप न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए। बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आने वाला है, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये 2 चैप्टर बच्चों बिल्कुल अच्छे से तभी तैयार हो पाएंगे जब आप अगला लेक्चर देखेंगे, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए पर रहेगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें और वीडियो लेक्चर्स देखते रहें, और चैनल को बच्चों नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।